नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज बात करेंगे भारत के शांति प्रयासों की। विश्व मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव के बाद अब दुनिया के लगभग हर एक मुल्क की नजर भारत की तरफ है। जिस वक्त दुनिया में दो बड़े युद्ध छिड़े हों, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा युद्धरत देशों को लड़ाई खत्म करके शांति बहाल करने की जो कोशिशें कर रहे हैं, उसको हर तरफ सराहा जा रहा है। लगभग हर वैश्विक मंच पर भारत के नेताओं द्वारा शांति और बराबरी की बात करने से सारी दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें जाग गई हैं। इसी माहौल के बीच प्रधानमंत्री मोदी कल यानी शनिवार से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अपनी इस बेहद अहम यात्रा में पीएम मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के तमाम जो अहम पड़ाव हैं, उस पर हम बारी बारी से आज बातचीत करने वाले हैं। पूरा शेड्यूल भी बताएंगे और ये भी देखेंगे कि आखिरकार इस यात्रा से, जो कि बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है इस वक्त में, भारत की क्या उम्मीदें हैं, भारत क्या चाहता है। ये हमारी आज की बड़ी खबर है, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा, जो कि कल से शुरू हो रही है। दूसरी बड़ी खबर भी अंतर्राष्ट्रीय जगत से है और ये मामला इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच का है। लगातार 2 दिनों से हमले चल रहे हैं। इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंतन हो रहा है कि अगर पेजर और वॉकी टॉकी पर मीलों दूर बैठकर ब्लास्ट कराए जा सकते हैं, तो हमारे हाथ में जो दूसरे गैजेट्स हैं, कार की रिमोट कीज़, हमारे मोबाइल फ़ोन्स, हमारे लैपटॉप्स, हमारे आईपैड, क्या वो भी ब्लास्ट किए जा सकते हैं? क्या दुनिया एक नए बड़े साई-फाई खतरे की ओर बढ़ रही है? इन दोनों खबरों पर आज हम बारी बारी से बड़े पैमाने पर बात करने वाले हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। दोनों खबरों पर बड़े बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है लगातार इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। तो पहली खबर की बात करते हैं, वो जो कि पीएम मोदी के यूएस ट्रिप के साथ जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अमेरिका के दौरे पर रवाना होंगे। 3 दिन का यह दौरा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने, क्वाड के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और वैश्विक शांति के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए दुनिया के बड़े मुल्कों का समर्थन हासिल करने की नज़र से बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। पीएम मोदी सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृहनगर यानी उनके होम टाउन डेलावेयर जाएंगे, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड देशों के नेताओं की मेज़बानी करने वाले हैं। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे का ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस 3 दिवसीय दौरे में पीएम मोदी का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। वो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि वो क्वाड के शिखर सम्मेलन का हिस्सा होंगे, उस पर उनकी नज़र सबसे पहले होगी। उसके साथ वो यूक्रेन, रूस, इजराइल के बीच जो समझौता है, जो बातचीत हो रही है, जो समझौता करने का प्रयास भारत कर रहा है, चाहे रूस यूक्रेन हो, चाहे इजराइल गाज़ा हो, उसके बारे में प्रयास करना एक कोशिश होगी। ग्लोबल साउथ की जो चिंता है, उनको दूर करने पर, चर्चा करने पर एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी। कैंसर से निपटने के लिए अहम पहल की शुरुआत इस विजिट में अमेरिका के साथ मिलकर भारत कर सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। कम से कम 2 अहम समझौते संभावित हैं। पहला समझौता हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे पर होगा और दूसरा समझौता भारत अमेरिका ड्रग फ्रेमवर्क पर होगा। आपको याद दिला दें कि क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हो रहे दुनिया के 4 बड़े देशों में भारत के प्रधानमंत्री ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने युद्ध में जानी दुश्मन बने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से उनके देश में जाकर उनसे मुलाकात की है और 1-to-1 बातचीत की है। और दोनों ही नेताओं से, चाहे वो राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, दोनों से मिलकर कहा कि जंग को खत्म करो, बातचीत की टेबल पे आओ। आपको याद होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई में रूस और फिर अगस्त में यूक्रेन का दौरा किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पीएम मोदी ने कहा था कि हम जंग पर कभी भी तटस्थ नहीं रहे हैं, हम पहले दिन से शांति के पक्ष में हैं, हम बुद्ध की धरती से आए हैं जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है, इसीलिए मैं यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर आया हूं। साथ ही उन्होंने ज़ेलेंस्की से कहा था कि मैंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। भारत लगातार कहता आया है कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जंग खत्म करने और शांति स्थापित करने की कोशिश में वो जुटा है और उसका प्रयास लगातार जारी रहेगा। और अब क्वाड शिखर सम्मेलन में भी
इस दोनों विजिट को लेकर पीएम मोदी बाकी 3 राष्ट्र प्रमुखों को ब्रीफ कर सकते हैं। इन दोनों मुल्कों की सफल यात्रा के बाद पीएम मोदी पहली बार इस क्वाड के सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। क्वाड का सम्मेलन उसके बाद पहली बार हो रहा है जिसमें चारों राष्ट्र प्रमुख शिरकत करने वाले हैं। आपको क्वाड क्या है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते। क्वाड क्वाड्रिलेटरल का एक छोटा वर्ड है। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्कोणीय। तो 4 देशों की बात हो रही है, 4 कोनों की बात हो रही है, जैसा कि नाम से क्वाड से जाहिर हो जाता है। तो क्वाड क्या है? इसमें 4 दुनिया के बड़े मुल्क हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2007 में इस ग्रुप का गठन किया गया था। हिंद प्रशांत क्षेत्र को दबाव मुक्त रखना इसका मकसद है। हिंद प्रशांत, जब मैं बोल रहा हूं तो हिंद मतलब हिंद महासागर का इलाका और प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर का इलाका। तो हिंद और प्रशांत महासागर के जो इलाके में आने वाले मुल्क हैं उस इलाके को दबाव मुक्त रखना, उस इलाके में साझा हितों के लिए रक्षा करना, एक दूसरे की मदद करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे को रोकने की कूटनीति बनाते हैं। ये चारों मुल्क ऐसे हैं जो इस क्वाड में चीन नहीं है। चीन इन चारों मुल्कों को किसी न किसी तरीके से चुनौती देता है। तो ये चीन के विरोध में बनाया गया भी एक संगठन के तौर पर इसको बहुत से लोग देखते हैं। और चीन खुद कहता है कि क्वाड तो एशियाई नेटो है। यही कहकर चीन इसका विरोध भी करता है। चीन के मुताबिक क्वाड उसके हितों को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक क्वाड के गठन का अहम अघोषित मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले इलाकों में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाता जा रहा है, साथ ही पूरे दक्षिणी चीन सागर पर भी अपना दावा ठोक रहा है। ये उसी चीन की विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जिसमें चीन लगभग हर इलाके में दखलंदाजी कर ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर कब्जा करना चाहता है। चीन के इन कदमों को उसके सुपर पावर बनने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है। इसी के चलते अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड में काम कर रहा है ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर इस वक्त अमेरिका में प्रवासी भारतीयों में भी जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 22 सितंबर को नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कॉलेजियम में पीएम मोदी प्रवासी भारतीयों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए 24,000 से ज़्यादा भारतीय अमेरिकियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अमेरिका के कई शहरों से भारतीय अमेरिकी इस कार्यक्रम के लिए न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को देखकर उत्साहित हूं। उनके द्वारा भारत को फिर से महान बनते देखना ये एक अद्भुत उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है हमारे देश के लिए भी और सारी दुनिया में उनका डंका है। तो हम तो बहुत उत्सुक है। हमारा गुजरात समाज यहाँ से लगभग 5 से 10 हजार पब्लिक तो जाने वाला है। 10 हजार से ऊपर ही होगा, नीचे नहीं। तो उनसे कुछ बात करने का सोच रहे हैं प्रधानमंत्री? हाँ, हमको मौका मिलेगा तो जरूर बात करेंगे। Yes, we are very excited to meet him. I think he is my favorite leader of all time. I'm so excited to meet him. तो आप जाएंगे लॉन्ग आइलैंड उनसे मिलने? जी मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ लॉन्ग आइलैंड जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। हर हर महादेव मोदी जी। वी आर रियली एक्साइटेड कि आप यूएस आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी मैं आपसे वॉशिंगटन डीसी में मिला था और इस बार आपका स्वागत फिर से हम लोग लॉन्ग आइलैंड में करने जा रहे हैं। मेरा नाम काव्यांश शर्मा है और हम बहुत एक्साइटेड हैं कि नरेंद्र मोदी जी लॉन्ग आइलैंड में आ रहे हैं। मेरे मम्मी पापा और मैं हम न्यूज़ में उनका भाषण सुनते हैं और हमेशा हमारा भी मन करता है कि उनसे मिले। तो इस बार शायद मुमकिन हो कि हम उनसे मिलें। जय श्री राम मोदी जी, हर हर महादेव। मैं आपके संसदीय क्षेत्र से हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है लॉन्ग आइलैंड में। मैं अपने पूरे मित्रों के साथ आपसे मिलने आ रहा हूं। आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। हर हर महादेव। तो भारतीय बड़ी दिल लगाकर इंतजार कर रहे हैं कि पीएम मोदी आए और उनके साथ उनका जो कम्युनिटी इवेंट होने वाला है उसमें वो शिरकत कर सके। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे और क्वाड समिट पर ज़्यादा जानकारी के लिए अब चलते मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा के पास, जानते हैं कि क्या कादम्बिनी इस रिपोर्ट में लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं। इस दौरे में कई अहम एंगेजमेंट हैं। सबसे पहले वो जो बाइडेन के शहर जाएंगे, विल्मिंगटन डेलावेयर में है, वहां पर क्वाड समिट होना है। उसके बाद वो न्यूयॉर्क जाएंगे जहां पर प्रवासियों को संबोधित करेंगे और फिर यूएनजीए के तहत होने वाले समिट ऑफ द फ्यूचर में बोलेंगे।
सबसे पहले आपको बताऊं कि क्वाड आखिर है क्या, जिसमें भाग लेना बेहद अहम है और इसको खास महत्व दिया जाता है। क्वाड असल में 4 देशों का एक समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। वैसे चीन इसे अपने खिलाफ एक ग्रुपिंग मानता है और इसका विरोध करता है, लेकिन ये जो ग्रुपिंग है ये कोई सैन्य समझौता नहीं है, बल्कि विश्व के भले के लिए और एक खुले, स्वतंत्र, समृद्ध, समावेशी इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। इसके विदेश मंत्रियों की 2019 से लेकर अब तक करीब 7 बैठकें हो चुकी है, वर्चुअल और इन पर्सन फॉर्मेट में, लेकिन शीर्ष लीडर सम्मेलन जो है वो 2021 से ही शुरू हुआ। 12 मार्च 2021 की बैठक के बाद 3 वर्किंग ग्रुप बने। इसमें वैक्सीन पार्टनरशिप, क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। ये इन 3 वर्किंग ग्रुप्स का ऐलान हुआ। लीडरशिप स्तर पर वर्चुअल और इन पर्सन बैठकों को मिलाकर करीब 5 बैठक अब तक हो चुके हैं। अगर अलग अलग मुद्दों की हम बात करें तो जैसे क्लाइमेट चेंज है, इस पर चारों देश मिलकर, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स वगैरह पर सहयोग कर रहे हैं। क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जिस पर बहुत जोर है फिलहाल भारत का, पीएम का, इस पर भी काम ये चारों देश कर रहे हैं। सप्लाई चेन को मजबूत और लचीला करने की कोशिश है ताकि जो टेक्नोलॉजीज हैं जैसे 5G वगैरह जैसी टेक्नोलॉजीज हैं वो आम लोगों तक पहुंचाई जा सके, इसमें कोई खलल ना पड़े जैसे कोविड के टाइम में पड़ा था। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जरिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र में आर्थिक और सोशल बेनिफिट्स की भी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी का ये 9वां अमेरिका दौरा होने वाला है। उनके 10 साल से थोड़े ज़्यादा वक्त का जो उनका ये शासनकाल रहा है प्रधानमंत्री के तौर पर। मेरे साथ आपको ये भी याद दिला दें कि भारत और अमेरिका दुनिया के 2 सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक मुल्क हैं। एक सबसे पुराना है तो एक सबसे बड़ा है, और इसीलिए भारत और अमेरिका जब साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस बातचीत पर रहती हैं। 2 खास मेहमान हैं इस विजिट को और समझाने के लिए, विदेश मामलों के जानकार हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं दीपक बोरा जी। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ में शशांक साहब जुड़ गए हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दोनों डिस्टिंग्विश डिप्लोमैट्स रहे हैं। हिंदुस्तान की विदेश नीति को बनाने में, गढ़ने में, आगे बढ़ाने में दोनों ने अपने अपने वक्त में बहुत अच्छी भूमिकाएं निभाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का एनडीटीवी इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। पहला सवाल दीपक सर मेरा आपसे है। बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशियल टाइम पर ये विजिट हो रही है और प्लस वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्वाड के नेताओं के आपस में बैठकर बातचीत होने वाली है। मैं आपसे 2 चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। पहला तो ये कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इंडिया के रोल को लेकर, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट रही, क्योंकि आपसे मैं लगातार बात करता रहा हूँ इस शो में, चाहे वो यूक्रेन विजिट हो चाहे वो रशिया विजिट हो, वो दोनों बहुत ही सक्सेसफुल विजिट के तौर पर देखी गई। पीस इनिशिएटिव की बात पीएम मोदी के द्वारा की गई, क्या वो चीज़ें यहाँ भी होगी? क्या एक राय बनाने की कोशिश की जाएगी क्वाड कंट्रीज में भी? वालेकुम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आपके शो पे होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे, आपकी जानकारी बेमिसाल है। मेरी सिर्फ एक आपसे अनुरोध है कि जो दूसरे हमारे मेहमान हैं फॉरेन सेक्रेटरी शशांक, वो मेरे गुरु रह चुके हैं सर, बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो शायद अगर आप इजाजत दें और वो पहले बोल लें तो मैं उनके बाद आपसे बातचीत करूंगा, क्योंकि मैं अपने गुरु के सामने कुछ भी नहीं हूँ सर, बहुत कुछ सीखा है इनसे। तो अगर एम्बेसडर शशांक आप इजाजत दें तो आप पहले कुछ कहना चाहें तो आप कह दीजिएगा। That's a humble request sir. शशांक सर, चलो ठीक है, सुमित जी बताइए, आप बताइए। शशांक सर, ओवर टू सेम क्वेश्चन, क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या रूस और यूक्रेन की विजिट की छाप इस विजिट में दिखने वाली है, स्पेशली क्वाड मीटिंग में? अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ही बोला है कि 2021 के बाद से ये शिखर सम्मेलन क्वाड के शुरू हुए हैं, तो इसमें राष्ट्रपति बाइडेन का बहुत योगदान है, क्योंकि उससे पहले ज़रूर मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इसको एक्टिवेट किया। उससे पहले थोड़ा सा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था ये मसला, और ये मालूम नहीं चल रहा था। ये जब से चीन ने थोड़े से अपना उसमें आंखें दिखाई तो ऑस्ट्रेलिया बीच में पीछे हट गया था, और शुरुआत ऐसे हुई थी कि जिस समय सुनामी वगैरह आई थी इंडियन ओशन के करीब, तो ये क्वाड के देशों ने मिलकर जो है सब मदद पहुंचाई थी। तो एक प्रकार से क्वाड की 2 तरह की भावनाएं हैं। एक तो ये कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक के देशों को मदद पहुंचाई जा सकती है, तो जो अभी वैक्सीन मैत्री का ये मसला चल रहा है,
और दूसरा ये कि जो किस तरीके से हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह को आपस में लेकर जिस तरीके से चीन अपने को एक नंबर वन पावर बनाना चाहता है, उसको बनाया जाए कि ऑल इंक्लूसिव टाइप का होना चाहिए और चीन हावी ना हो और देशों के ऊपर, एशिया पैसिफिक के। और हमारे ख्याल से क्योंकि ये राष्ट्रपति बाइडेन का आखिरी साल है, उन्होंने इनवाइट किया है, तो ये और अगला जो क्वाड का सम्मेलन होगा, शिखर सम्मेलन, वो भारत के अंदर होना होगा अगले साल। तो हम समझते हैं कि इसलिए बहुत आवश्यक था कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ जाएं, राष्ट्रपति बाइडेन से बात भी करेंगे, जो भी पहले फोन पर बातें हुई हैं उनकी रूस यूक्रेन वगैरह के विजिट्स के बारे में, वो पर्सनली सब नेताओं को बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इसका अगर राष्ट्रपति बाइडेन को चाहते हैं कि किसी तरीके से शांति वार्ता की तरफ बात बढ़े, तो उनके बिना ये काम नहीं हो सकता है। खाली यूक्रेन अपनी तरफ से कितना ही कह ले जी, लेकिन वो अपने आप नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि चुनावों का माहौल है अमेरिका में, और राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं उम्मीदवार ट्रंप, उन्होंने कहा है कि मैं तो फौरन हट जाऊंगा युद्ध से। तो एक प्रकार से सडन या तो विड्रॉल हो जैसा कि बाइडेन साहब ने करा अफगानिस्तान से, या दूसरा ये है कि किसी तरीके से सोच समझकर शांति वार्ता के द्वारा करा जाए। तो हम समझते हैं कि ये अच्छा मौका है जब हमारे प्रधानमंत्री वहां पर हैं, बात होगी राष्ट्रपति बाइडेन से भी और ये जितने भी बाकी क्वाड के लीडर्स हैं, और उनको बताया जा सकता है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों तैयार हैं। अगर बाकी देश भी जो हैं, खासकर नेटो के जो महत्वपूर्ण देश हैं, अगर वो मान जाते हैं, तो किसी ना किसी तरीके से टाइमली और जी। प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से शांति वार्ताओं को आगे ले जाया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली शशांक जी। दीपक सर, बहुत ही क्रिटिकल मामला है। देखिए, इसमें चीन की मुखालफत करने वाले मुल्क एक साथ बैठते हैं क्वाड में। अगले महीने अक्टूबर में ब्रिक्स होना है, जहां भारत को चीन के साथ बैठना है, वो रशिया में होना है, पुतिन साहब भी होंगे, हमने उस पर भी आपसे बात की थी उस दिन। इस सिचुएशन में भारत कैसे, भारत क्वाड में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है, भारत यूक्रेन भी जाता है, भारत रूस भी जाता है, भारत इजराइल से बात भी कर रहा है, भारत फिलिस्तीन के लिए बात भी कर रहा है। ये जो इंडिया की सिचुएशन है, ये इंडिया को कितना पावरफुल बनाती है या कॉम्प्लिकेट करती है? मोहम्मद, धन्यवाद साहब, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सोच समझ के जवाब दूंगा। सबसे पहले बता दूं कि मेरे बाल आप जैसे हैं, लेकिन भगवान श्री तिरुपति बालाजी को मैंने अर्पित किए हैं। गोविंदा गोविंदा। तो आपका ये जो सवाल है सर, क्वाड के बारे में बहुत जल्दी से बता देता हूं। 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब सुनामी आई। सबसे पहले भारतीय नौसेना पहुंची थी मदद करने के लिए, फिर अमेरिकी भी पहुंच गए कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जापान आए और ये बन गया। अब सर, पहली चीज ये है, हम बात करते हैं फ्री एंड ओपन सीज की। इंडियन ओशन तो हमारा है, इंडिया का है, और पैसिफिक ओशन का मतलब पैसिफिक, पीसफुल समुंदर। अब लोग हम कहते हैं कि उसको फ्री एंड ओपन सीज चाहिए, तो ये कौन इसको क्लोज सी बना रहा है, कौन इसको ओपन नहीं रहने दे रहा, कौन इसको अनफ्री कर रहा है? वो है चाइना। हम जितना मर्जी कहें कि ये है क्वाड, वो है क्वाड, उसका बेसिक ओरिएंटेशन है चाइना को कंट्रोल करना। वेरी गुड, हम चारों ने मिलकर चीन को घेर रखा है। लेकिन बाकी जो देश हैं सर उस एरिया में, वो कहते हैं अब मेरा क्या होगा कालिया, आप तो आ गए यहाँ, चीन को तो आपने ठोक दिया है या उसको खेल लिया, हमें क्या फायदा? तो फिर ये वैक्सीन मैत्री और डेवलपमेंट और ये टेक्नोलॉजी और वो टेक्नोलॉजी हम ये देंगे, फिर वो एड ऑन होता है सर। ये क्रिसमस ट्री की तरह है, और ये होता है, फिर आप अपने फल और फूल टांग देते हैं, भाई तू ये ले ले, तू ये ले ले, तू ये ले ले। दैट इज द बेसिक एसेंस। वो जितनी मर्जी भाषा का आप प्रयोग करें अंग्रेजी का जस्टिफाई करने के लिए, ये क्वाड का मतलब है कि चाइना ये तेरे दादाजी का ओशन नहीं है, और टिंग टोंग या पिंग पोंग जो भी उसका नाम है, संभल जा, क्योंकि हमारे से तू टक्कर नहीं ले सकता। सो द फर्स्ट थिंग इज एंटी चाइना। अब आपने ये बात की है कि भारत हर जगह जाता है। सर, अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक चीज बताता हूं, एरोगेंस की कोई जगह नहीं है। आपको मुझसे बेहतर जानते हैं कि 10 साल तक जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर गुजरात थे, अमेरिका ने उनको वीजा नहीं दिया। अगर जरा सा भी घमंड उनमें होता, जब पीएम बने, बोले मैं नहीं जाऊंगा उस देश में, लेकिन उन्होंने भारत के हित को पहले रखा और कहा कोई बात नहीं, ये हो गया तो हो गया, हमारी आंखें आगे होती हैं, पीछे नहीं, हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे, हमारे हाथ खुले हैं जप्फी देने के लिए, लिटरली जप्फी देने के लिए। तो वो गए वहां पर, मुलाकात हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज भारत की छवि, सर मुझे 51 साल हो गए हैं कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है, 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, 6 फुट 8 इंच का हो गया। क्योंकि जहां मैं जाता हूं, मेरी तरफ देख के, विदेशों में जाता हूं, लोग पहले वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हैं, मैं कहता हूं फ्रॉम इंडिया, और उनका दूसरा कमेंट क्या होता है, मोदी मोदी। सब जानते हैं उसको,
इतना अच्छा लगता है। और सब ये भी जानते हैं कि भारत पे वो भरोसा कर सकते हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है, हम उनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि पीएम साहब अब जो अमेरिका जाएंगे, जो बायलैटरल उनके, एक तो क्वाड की हमने बात की, बायलैटरल राइट। जो होगा, हमें क्या चाहिए अमेरिका से? हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजीज जो हमारे पास नहीं है, और हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। अमेरिका को मुझसे क्या चाहिए? अगर चीन को आज कोई रोक सकता है सर, वो 144 करोड़ भारतवासी हैं। अमेरिका ये जानता है। वो पिन प्रिक्स होते रहेंगे, कोई समन्स इशू कर देगा, अजीत डोवाल साहब को कुछ ये करेगा, कोई वो करेगा, लेकिन डीप डाउन 34 करोड़ अमेरिकन हैं, जी। उनमें से 10 को छोड़ दीजिए, बाकी सब जानते हैं कि हमारा बेस्ट बेट एक शांतिपूर्वक दुनिया के लिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड दुनिया के लिए भारत है। ये सबसे अहम मुद्दा है सर। दीपक सर, आप बहुत बेबाकी से बात करते हैं दीपक सर। मेरा आप सेकंड क्वेश्चन ये है, इसी से जुड़ा हुआ, और वो ये कि जैसे कि शशांक साहब बता रहे थे कि इस बार अमेरिका में चुनावी माहौल है। ट्रम्प साहब 2 दिन पहले बोल चुके हैं कि वो आ रहे हैं, शायद मुझसे मिलेंगे। तो क्या इस विजिट में प्राइम मिनिस्टर के लिए ये बैलेंस करना भी ज़रूरी है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों के साथ डोर्स खुले रहें, ताकि आने वाले वक्त में ना जाने कौन राष्ट्रपति बने और भारत को अपने काम किसके साथ दोस्ती बढ़ानी पड़े? किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब विजिट्स होती हैं तो हम सारी शेड्स ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन से इंटरैक्ट करते हैं। सर, भारत अब एक बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। अमेरिका के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है वो जीरो सम गेम नहीं है। वो नहीं, अच्छा तूने मेरे को ये बोला, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, ले मैं कुट्टी कर देता हूँ, वो नहीं सर। हम सबसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये लोग क्या चाहते हैं। ट्रंप को भी जप्पी मारेंगे। जो बाइडेन साहब, जो शायद अभी आपने, उनका दिमाग अभी पूरी तरह से कहाँ चला गया किसी को मालूम नहीं, उनको भी जप्फी डालेंगे, बाकी जितने आएंगे सबको जप्फी डालेंगे। तो बेसिक चीज है, ऑल शेड, सबसे हम दोस्ती बना के रखें, क्या मालूम कल कौन आ जाए। और ये एक चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि डेमोक्रेट्स ज्यादा फेवरेबल है, रिपब्लिकन ज्यादा फेवरेबल, नहीं सर, पूरा अमेरिका फेवरेबल है भारत को। भारत ने ये साबित कर दिया है कि मैं दोस्ती बनाऊंगा आपके साथ, रूस के साथ भी, इसके साथ भी, उसके साथ भी, और आपसे बात करूंगा आंख झुका के नहीं सर, आंख से आंख मिला के। अब इंडिया नहीं रहा है सर, इंडिया भारत बन गया है। शशांक सर, इसी सवाल को थोड़ा और मैं आगे बढ़ाते हुए पूछना चाह रहा हूँ, क्या ट्रम्प के साथ मुलाकात ज़रूरी है, पहली चीज़? और दूसरा, अगर ये मुलाकात होने वाली है, क्योंकि ट्रम्प साहब तो ऑफिशियली टाउन हॉल में बोल चुके हैं परसों के दिन, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी तस्दीक अभी नहीं की, अभी नहीं बताया कि होगी या नहीं होगी, होगी तो कब होगी। तो क्यों इस बातचीत को खोला नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा? कहीं कोई हिच है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, या कोई और कूटनीतिक वजह है? नहीं, देखिए, जैसे दीपक बोहरा जी ने कहा है कि जितने भी विदेशी शीर्ष स्तर के नेता आते हैं तो मुलाकात करते हैं डेमोक्रेसीज में। जो भी लीडिंग पॉलिटिशियंस होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमारे यहाँ भी मुलाकातें होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ। लेकिन अगर किसी वजह से चुनावों की कोई सेंसिटिविटी देखते हुए अगर अमेरिकन सरकार कहती है कि नहीं, हमको लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, तो उनको समझाया जा सकता है। लेकिन वो पहले ट्रम्प साहब ने बोल दिया तो उन्होंने ऑलरेडी प्रीएम्प्ट कर दिया इस मसले को कि भाई मैं तो मिलने जा रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि फिर इसलिए अब निर्णय तो उनको लेना है, मोदी साहब को बताना है या अमेरिकन गवर्नमेंट को बताना है। तो मेरा तो इसमें यही कहना है कि अगर मीटिंग होती है तो कोई इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है, और हम लोगों को तो काम करना ही है, अमेरिका की जो भी गवर्नमेंट आती है उनके साथ में करना होगा। और मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा पॉलिसी चेंजेस नहीं भी होती हैं अभी तक। तो देखिए ना, जो भी उनके चीन के साथ में ज़रूर हो सकता है कि कुछ विचार बदलें, या रूस के साथ में, लेकिन जहाँ तक भारत का मसला है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा विचारों में डिफरेंसेस नहीं आएंगे। राइट। इनफैक्ट मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आप दोनों महानुभावों से, और वो ये कि समिट ऑफ द फ्यूचर जो कि यूएनजीए का है 23 तारीख को, जिसे प्राइम मिनिस्टर स्पीच देने वाले हैं, उसमें क्या उम्मीद हो सकती है शशांक साहब? उसमें क्या क्या बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब से बातचीत हो सकती है? एक और देखिए, मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश का मसला बहुत ही जटिल है, और उसको इससे साधारण एक मीटिंग करके जो है बताना सब पूरे विश्व को कि हम जो है आगे रिश्ते सुधारने वाले हैं, और ज़रूर हम कुछ बांग्लादेश के सामने झुक रहे हैं, और कुछ नतीजे लेंगे जो कि शेख हसीना साहब को या तो उनका हैंड ओवर कर देंगे या कुछ करेंगे। तो मैं समझता हूँ बहुत ही गलत वो मैसेज जाएगा भारतीय जनता के लिए, क्योंकि हमने जो है बांग्लादेश के साथ में बहुत रिश्ते सुधारे हैं। फ़ायदा बांग्लादेश का भी था, हमारा भी था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी देशों को फ़ायदा होता है तो कहते हैं कि इंडिया को ज़्यादा फ़ायदा हो गया।
हमको कम मिल गया, और वे अपने फायदे को भूल ही जाते हैं कई बार, हालांकि कई बार उनको ज्यादा फायदा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बातें अब तक हो चुकी हैं, मोहम्मद यूनुस साहब जब तक कि बिल्कुल इस तरीके की बात करके नहीं दिखा देंगे कि वाकई में उनका वहां पे इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है बल्कि रियल एडमिनिस्ट्रेशन है, और वो बात कर रहे हैं तो उसका वाकई में कोई उसमें वेट है, तब मेरे ख्याल से बात करने का फायदा है, वरना तो जी। ठीक है, खाली हाथ मिलाना या कहीं कॉरिडोर्स में मिल लेना वो अलग बात है। दीपक सर, आप कुछ इशारा कर रहे थे, मैं समझ नहीं पाया। जब मैंने समिट ऑफ द फ्यूचर का नाम लिया, आप कुछ इशारा कर या हाथ रेस कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? सॉरी। मैं शून्य बता रहा था सर, ओह, क्योंकि ये 80 साल की बुढ़िया है ना, मेरी दादी की दादी, जिसे आप असंयुक्त, अराष्ट्र, असंघ कहते हैं, यूनाइटेड नेशन, टोटली डिसयूनाइटेड, बेकार की संस्था है। क्या करेगी सर? 80 साल पुरानी हो चुकी है, और वो 80 साल पुरानी संस्था समिट ऑफ द फ्यूचर कर रही है। फ्यूचर के बारे में क्या मालूम है उसको? मैं बताता हूं आपको सर, मेरा मानना, अभी तक मुझे कॉन्फर्मेशन नहीं है, मेरा नहीं ख्याल व्लादिमीर पुतिन वहां जाएंगे। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 5 कौरव वहां बैठते हैं, पांडव नहीं है, कौरव है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स, व्लादिमीर पुतिन नहीं जाएंगे, और टिंगलिंग भी शायद नहीं जाएंगे। बचे यूनाइटेड स्टेट्स, तो उनके लिए, बाइडेन साहब के लिए तो लोकल टूर है, वॉशिंगटन से न्यूयॉर्क तक जाना है, और दूसरा ब्रिटेन जो उनका चमचा है, और फ्रांस जो अब सोच रहा है कि मैं तो दुनिया में अकेला पड़ गया, मैं भी वहां अपना चेहरा दिखाता। लेकिन अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं सर, 3 अफ्रीकी देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ। लेट मी जस्ट टेल यू, जो वर्चुअल समिट हमने किया था विद द ग्लोबल साउथ जो हम कहते हैं, इसका मतलब एक ग्लोबल नॉर्थ है, ईस्ट और वेस्ट की हम पहले बात करते थे, दुनिया को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है। जिनसे मैं बात करता हूं कहते हैं कि हमारी वोट भारत के साथ है। When India speaks, the world listens. और ये इसलिए कि हमारी छवि आज इतनी ऊंची जागी। शशांक सर, आपने मुझे एक किताब बताई थी जब मैं आपके साथ था पढ़ने के लिए, सुपर पावर। 80 साल पहले एक अमेरिकन कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, विलियम रॉय, उन्होंने लिखी है कि सुपर पावर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। उन्होंने 3 सुपर पावर का जिक्र किया था, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन। सोवियत संघ तो गैब हो गया, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी लिटिल ब्रिटेन रह गया, यूनाइटेड स्टेट्स बचा। जो भी उन्होंने बताया था सुपर पावर की चीज होनी चाहिए, पैरामीटर, वो सब भारत के पास है। सो टुडे वी आर देयर सर, वी आर नॉट एन इमर्जिंग नेशन, वी आर एन इमर्ज नेशन। आज दुनिया मेरी इज्जत करती है, मुझसे डरती नहीं है सर, मुझसे हाथ मिलाती है, और ये सब आप जैसे सिविल डिप्लोमेट्स ने पॉसिबल किया हमारे देश के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू शशांक जी, बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इस विजिट के दौरान भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का समय लेकर ज़रूर आपके पास आऊं इन 3-4 दिनों में, जब तक प्राइम मिनिस्टर वहां पर हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है ये, इस वक्त में जब ये विजिट हो रही है, जब दुनिया के तमाम मुल्क, खासकर वो 4 बड़े देश एक साथ एक मंच पर बैठने वाले हैं। शुक्रिया शशांक जी और दीपक जी, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। बीते 3 दिनों से पश्चिम एशिया में ज़बरदस्त तनाव है। ऐसे तरीके अपनाकर इजराइल से अपने दुश्मनों पर हमला बोला है जो सोचना भी शायद नामुमकिन सा था। कोई कैसे सोच सकता था कि पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल बम की तरह किया जाए और सैकड़ों मील दूर बैठकर एक साथ कई डिवाइसों को एक ही समय पर ब्लास्ट कर फोड़ दिया जाए और जिसमें कई लोगों की जान चली जाए। गैजेट्स को जानलेवा हथियारों के बारे में इस्तेमाल करने की इस खतरनाक साजिश पर आगे हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं, लेकिन पहले हम आपको पश्चिमी एशिया का ताज़ा अपडेट दे देते हैं। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी हमलों के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को जैसे ही धमकी दी, इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी इलाकों और राजधानी बैरूत में ताबड़तोड़ हमले कर दिए। इजराइल डिफेंस फोर्स ने आज बैरूत के दहिये इलाके में बड़ा हमला किया। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इजराइल ने यह हमला F-35 फाइटर जेट्स के जरिए किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे। टाइम्स ऑफ इजराइल ने दावा किया है कि एयर स्ट्राइक का टारगेट हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट जिहाद काउंसिल का सदस्य इब्राहिम अकील था। इससे पहले गुरुवार रात दक्षिण लेबनान पर इजराइल ने 70 हवाई हमले किए थे। ये गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल का लेबनान पर सबसे बड़ा हमला है। इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने भी पलटवार किया और उत्तरी इजराइल में 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हालांकि ज़्यादातर को आयरन डोम, जो कि एक सुरक्षा तंत्र है, उसके ज़रिए इजराइल ने रोक दिया। कल रात हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को कड़े लहजे में धमकी देते हुए कहा था कि इसे जंग का ऐलान समझा जाए। इजराइल ने इन हमलों के साथ सारी हदें पार कर दी। ये जनसंहार
लेबनान के लोगों के खिलाफ इजराइल की जंग की शुरुआत है। साथ ही उन्होंने कहा था कि लेबनान में हुए धमाके एक आतंकी हमला है, ये देश की संप्रभुता के लिए खतरा है। इजराइल ने इन हमलों में लेबनान के आम लोगों को निशाना बनाया। कई अस्पताल, मार्केट और घरों में पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए हमले किए गए। आपको बता दें कि जब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ये भाषण दे रहे थे, तब भी इजराइल के 3 फाइटर जेट बेरूत के आसमान में उड़कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे। السبيل الوحيد هو وقف العدوان والحرب على أهل غزة وعلى قطاع غزة وتبعا على الضفة الغربية. هذا الطريق الوحيد، غير هيك ما في شيء. لا تصعيد عسكري ولا قتل ولا اغتيالات ولا حرب شاملة تستطيع أن تعيد السكان إلى الحدود أبدا إن شاء الله. पूरी दुनिया में चिंता की लहर है जो कुछ इजराइल और लेबनान के बीच या हिजबुल्लाह के बीच चल रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान में हुए हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं। उन्होंने कहा कि हम लेबनान के साथ हैं। Libanais, mes chers amis, une fois encore, je voulais m'adresser à vous directement. Votre pays est si cher à mon cœur, si cher au cœur de nos compatriotes. Et fort de notre longue histoire commune, à chaque épreuve, nous nous tenons à vos côtés, fidèlement, fraternellement. Aujourd'hui, à nouveau, le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Le chagrin pour toutes les victimes civiles des attaques de cette semaine, pour leurs proches endeuillés. La peur aussi, celle qu'à la crise économique, à la crise politique, à la crise sociale qui vous affecte, s'ajoute maintenant la guerre. लेबनान में आपको याद है 17 और 18 सितंबर को हुए पेजर और वॉकी टॉकी हमलों से न सिर्फ लेबनान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल लेबनान के कई शहरों में घरों, सड़कों और बाजारों में लोगों की जेब और हाथ में रखे पेजर अचानक फटने लगे थे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला। ये हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर किए गए सीरियल पेजर ब्लास्ट थे, लेकिन इनमें आम लोग भी हताहत हुए हैं। हिजबुल्लाह ने धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया है। दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो अपने कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे। पेजर या वॉकी टॉकी का इस्तेमाल वो करते रहे ताकि इजराइल उनके मोबाइल फ़ोन की वजह से जो उनको ट्रैक कर रहा था वो ट्रैक ना कर पाए। और यही बड़ी गलती हुई है लेबनान और हिजबुल्लाह के लड़ाकों से, क्योंकि इसी पेजर और इसी वॉकी टॉकी को अपने ही तरीके से इजराइल की सुरक्षा एजेंसियों ने एक तरीके से सेंधमारी की और उसमें ब्लास्ट करा दिए। इन धमाकों में, इन 2 दिनों में जो धमाके हुए, 30 लोगों की मौत हुई है और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इन हमलों के बाद अब पूरी दुनिया के सामने बड़े और कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं। पेजर और वॉकी टॉकी के हमले युद्ध को एक नया आयाम दे रहे हैं। ये कोई सोच ही नहीं सकता था कि पेजर और वॉकी टॉकी के हमले हो सकते हैं। क्या ऐसे हमलों में नागरिकों के हताहत होने की आशंका अब और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप अपने दुश्मन को निशाना नहीं बना रहे हैं, पब्लिक प्लेस में ब्लास्ट कर रहे हैं, जिससे आम नागरिक भी निशाने पर आ रहे हैं। क्या इस साइबर बम से आप कहीं भी सुरक्षित हैं, क्योंकि ये तो कहीं भी ब्लास्ट कराए जा सकते हैं अगर ऐसी तकनीक बन गई है। क्या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर जांच की अब नई तकनीक की ज़रूरत है? पता लगा आप जो मोबाइल या पेजर या वॉकी टॉकी लेकर ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि आपने एयरपोर्ट की स्क्रीनिंग में, क्योंकि ये कहा गया हिजबुल्लाह की तरफ से कि इजराइल की तरफ से कि इन पेजरों को इस्तेमाल करके देखा गया एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर, और ये कहीं भी इसने खतरा की घंटी नहीं बजने दी, यानी बड़ी आसानी से एक्सरे मशीन से निकल गए। तो ऐसे में अब ये कितनी खतरनाक हो गई है ये यात्राएं। क्या ऐसे साइबर हमलों से कॉरपोरेट दुश्मनी भी निकाली जा सकती है? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पता लगा कि आपके कॉम्पिटिटिव ग्रुप के कोई कॉरपोरेट मीटिंग चल रही है, उन सब के पास मोबाइल या पेजर है या आईपैड्स हैं, और आपने दूर बैठ के ब्लास्ट कर दिया और आपने अपने पूरे कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। क्या दुनिया उस खतरे की ओर जा रही है? मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। बारी बारी से उनके पास परिचय करा देता हूं, फिर चलेंगे। डॉक्टर तारा कार्था हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका।
और अंकुर पुराणिक हैं जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के एक्सपर्ट हैं। अंकुर ने एक शानदार बॉम्बे से मेरे सहयोगी सुनील सिंह के साथ एक रिपोर्ट बना के भेजी थी, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अंकुर ने उस रिपोर्ट में ये साबित कर दिया कि कैसे वॉकी टॉकी के ज़रिए ब्लास्ट किए जा सकते हैं, कैसे ये सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चुनौती पेश हो गई है। मतलब ये स्थिति है तारा मैम, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि ये मोबाइल लेकर अपने पास रखने में डर लगता है, क्या पता कहीं बैठा कोई दुश्मन इसमें सेंधमारी कर चुका हो और वो ब्लास्ट कर दे। नहीं, देखिए, एक तरफ आप सोचिए तो ऑलरेडी मोबाइल तो डेंजरस है, वो कोई भी ऑन कर सकता है, कोई भी आपके पास वो सुन सकता है, ट्रेस कर सकता है, पिगासिस का इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक तो ठीक था, अब तो ब्लास्ट कर सकता है। अभी तक तो जितना इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो ऑब्वियसली ज्यादा इन्होंने तो बताया नहीं कि कैसे किया है, लेकिन जो अभी तक इन्होंने जो मीडिया में आए हैं कि इन्होंने वो कंपनी के पास गए हैं जिसने ये बनाया था। मतलब इसमें 4 सेगमेंट है। ये कंपनी में किसी को पकड़ लिया है, वहां पर वो बैटरी या उसके साथ एक कुछ एक्सप्लोसिव डाला है। तीसरा, लोगों को उसका मतलब ट्रिगर करने का डिवाइस भी इन्होंने, मतलब एक स्टेट का एक्शन है ये एक टेररिस्ट ग्रुप का एक्शन नहीं है, एक पूरा स्टेट ने ये पूरा प्लान बना के किए हैं। अगर इजराइल ने किया है तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मेरा मतलब ये है कि एक टेरर ग्रुप को इस तरफ का रीच मुश्किल है, क्योंकि एयरटेल या मतलब एयरटेल नहीं, जैसे आपके जो बड़े बड़े कंपनी का फोन है उनके मतलब लोगों को अपने पास लेके ये करवाना मुश्किल की बात है। ये कोई छोटी सी का मामला नहीं है, जैसे पेजर्स के साथ, सो इट्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं बोल सकता है। आज जो हुआ, टेररिस्ट का बिगेस्ट प्रॉब्लम हम जो देखे हैं, वो बड़ी जल्दी सीखते हैं, बड़ी जल्दी दूसरे के एक्शन से सीखते हैं और अपने तरफ से वो उसको डेवलप कर देते हैं। जैसे हमने देखा है JNK में जो कम्युनिकेशन है वो तो टावर में आता ही नहीं, तो हमने पकड़ नहीं, ये तो एक नया तरीका का कम्युनिकेशन इन्होंने सीखे हैं, बट अगेन विद द हेल्प ऑफ स्टेट। राइट, इम्पोर्टेंट बात। मेरे साथ प्रोफेसर खीमराज जहांगीर साहब जुड़ गए, UP जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इजराइल और पश्चिम एशिया मामलों के एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है जहांगीर साहब आपका भी। ये जो खतरा है जहांगीर साहब, मेरा सवाल आप ही से है, ये जो खतरा है कि पेजर से आप ब्लास्ट करा दें, वॉकी टॉकी से ब्लास्ट करा दें, मतलब आने वाले वक्त में मोबाइल फ़ोन, आईपैड्स, लैपटॉप, पता नहीं कहाँ सेंधमारी। जैसे आज मैं देख रहा हूँ iPhone 16 लॉन्च हुआ है, भीड़ लगी हुई है खरीदने के लिए, पता लगा पूरा का पूरा कंसाइनमेंट जो है वो बीच में कहीं रुकते हुए पहुंचा है और इसके अंदर कोई चिप लगी हुई है। आई डोंट नो हाउ, टेक्नोलॉजी के लिए मैं अंकुर के पास जाऊंगा, लेकिन जहांगीर साहब ये हुआ कैसे, इजराइल ने ये किया कैसे? देखिए, इजराइल ने दरअसल किसी कंपनी के बने हुए इंस्ट्रूमेंट को टिंकर नहीं किया है, उन्होंने ही एक कंपनी बनाई थी हंगरी में। उसी कंपनी ने ये पूरे नए सिस्टम बनाए थे और ये एक 10 साल पहले चला मिशन था और ये मिशन दरअसल हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने का था। इसी के चलते उन्होंने हिजबुल्लाह की सारी गतिविधियों को बहुत वक्त से एक तरह से एडवांस्ड इंफॉर्मेशन के तौर पे ट्रैक किया है। हिजबुल्लाह के साथ अगर इजराइल की लड़ाई पिछले 10 से 15 साल में देखी जाए तो हिजबुल्लाह किसी भी तरह से इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इसीलिए नहीं बन पाया था कि इजराइल के पास उनकी पूरी खबर रहती थी। ये जो पूरा सिस्टम था, ये सिस्टम किसी कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम या नेटवर्क सिस्टम में कुछ लोगों की सेंधमारी से नहीं हुआ है। ये पूरी एक कंपनी ही एस्टेब्लिश की गई थी मोसाद के द्वारा हंगरी में, और उस कंपनी ने बहुत सारे रिलायबल सिस्टम्स हिजबुल्लाह को बहुत कायदे से कई साल तक बना के दिए। और जब उनको लगा कि ये तो बड़ी कायदे की कंपनी है, तो फिर उन्होंने वो पार्ट बना के दिए जिन पार्ट में इनको बम ब्लास्ट करने थे। ये बम ब्लास्ट अभी इजराइल करता नहीं, दरअसल इजराइल के लिए करना बड़ा जरूरी हो गया था, क्योंकि 4-5 सप्ताह पहले खबर ये इजराइल की थी कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ईरान भेजे गए हैं जांच के लिए। तो अगर इजराइल इस समय ये उसको इस्तेमाल नहीं करता तो शायद हिजबुल्लाह को ये पूरे तंत्र का पता चल जाता। इजराइल के लिए, हमें देखिए, मोसाद की कई लेजेंड्स हैं और उस लेजेंड में ये भी एक लेजेंड होगी कि किस तरह से उन्होंने इस तरह की चीज को बेचा और पूरा कंपनी सेटअप करके उन्होंने हिजबुल्लाह को 10 साल पहले एक
कमजोरी में रखा। पर इजराइल इसकी चीज को बड़े मौके के लिए रखना चाहता था। मेरे ख्याल से इस समय इजराइल के लिए उसको इस्तेमाल करना उतना स्ट्रेटेजिक एडवांटेज नहीं रहा जितना हो सकता है किसी युद्ध के बीच में होता। पर ये इजराइल के लिए इस्तेमाल करना एक तरह से स्थिति बन गई थी, बजाय कि उन्होंने डेलिबरेटली अभी उसको इस्तेमाल करने का फैसला लिया हो। ये रिपोर्ट है इजराइल के अंदरूनी जो इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैं उनकी और न्यूयॉर्क टाइम्स की। राइट। इनफैक्ट मैं अंकुर के पास चलना चाहूँगा और मैं चाहूँगा आप दोनों भी ध्यान से सुनिएगा। अंकुर पुरानिक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट हैं और बॉम्बे में रहते हैं, और अंकुर ने जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हमारे सहयोगी सुनील सिंह को बॉम्बे से, मैं वो तस्वीरें भी निकलवा रहा हूँ, उसको भी दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पर। अंकुर, अगर मैं आपकी उस रिपोर्ट को ठीक समझा तो आपने शायद ये साबित करने की कोशिश की कि अगर मेरे पास अगर मेरी डिवाइस, मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास लग जाए कुछ देर के लिए, तो आप इसमें ऐसी कोई चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने हाथ से, अपने मौके से अनुसार कि मेरे फ़ोन को या मेरे गैजेट को, चाहे वो पेजर हो चाहे वो वॉकी टॉकी हो, आप उसको ब्लास्ट कर सकते हैं। एम आई राइट? या सो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैक्स दैट कैन बी कंडक्टेड। दो तरीके हो सकते हैं इसमें। एक है कि जो इसके अंदर जो लिथियम पॉलीमर बैटरी जो यूज होती है, उससे विदाउट किया जा सकता है उनको हैक करके। अंकुर सॉरी, मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ। आपकी आवाज़ प्रॉपरली नहीं आ रही है, शायद सिग्नल का इशू है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट की फ्रीक्वेंसी में कुछ एक्सपर्ट इशू आ रहा है। एक बार कुछ बोलिए अंकुर, आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे कुछ। यस, अभी सुनाई दे रहा है, लेकिन बीच बीच में रुक रहा था। बोलिए फिर से, आप बताइए प्लीज बोलिए। इसमें ऐसा होता है कि जो मोबाइल फोन होता है उसके अंदर एक लिथियम पॉलीमर की बैटरी होती है, एंड दिस इज एज गुड एज एन एक्सप्लोजिव। सो उसको कुछ अगर फोन को हैक करते हैं, फोन की कुछ छेड़खानी करते हैं, तो रिमोटली भी उस बैटरी को हम एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड करवा सकते हैं। तो उसमें एक BMS सर्किट होता है जो जिसे हम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, एंड इसको अगर हम मैनिपुलेट करते हैं तो ये सारी बैटरी की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। चार्जिंग कैसे होगा, डिस्चार्जिंग कैसे होगा, इस BMS को अगर मॉडिफाई किया जा सकता है या हम हैक करके कुछ उसके पैरामीटर्स चेंज करते हैं, तो विदाउट इम्प्लांटिंग एनीथिंग इनसाइड द स्मार्ट डिवाइस लाइक मोबाइल फोन, वॉकी टॉकी और पेजर, ये रिमोट लोकेशन से आप उस बैटरी को एक एक्सप्लोजिव की तरह एक्सप्लोड कर सकते हैं। और मोबाइल फोन आपके पास में रहता है, it is in very close proximity to you. It is with either in your pocket or in your pant pocket. So उसकी जो फटने के ऊपर जो उसकी जो इफेक्ट होगी वो बहुत ही हानिकारक हो सकती है। एंड द सेकेंड वन दैट इज यस, जो हमने इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं अभी कि हमने कुछ अलग से प्लांट किया था जी। तो जो प्लांट किया जा सकता है ये एक एक्सप्लोजिव होता है, और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा हद तक हो सकता है, बिकॉज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ RDX कैन कॉज अ वेरी लार्ज एक्सप्लोजन। एंड इस वीडियो में हमने ठीक तरीके से बताया कि किस तरीके से वो उनके मर्जी पर जब भी चाहे तब वो ट्रिगर दबाकर, या एक डिजिटल कोड होता है, तो एक नॉर्मल वॉकी टॉकी जैसे एक वॉकी टॉकी फंक्शन होता है वैसे ही फंक्शन करेगा। बट व्हेन आई वांट टू कॉज एन एक्सप्लोजन, एंड वॉकी टॉकी यूजर्स काफी सारे होते हैं, 100 होंगे, 1000 होंगे, इवन 5000 होंगे, तो उस नेटवर्क पर जितने भी वॉकी टॉकी मौजूद है पहले से प्लान। अंकुर फिर से ऑडियो, अंकुर सॉरी, बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, फिर से ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। इन द मीन टाइम अंकुर, हम आपका ऑडियो ठीक कराते हैं। तारा मैम, जब आप वीडियो में दिखा रहा था तो तारा मैम सर हिला रही थी। तारा मैम, आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? देखिए, करना तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन में आपने, ठीक है, छोटी सी PTN का एक, इट कांट बी सीन ऑन एन एक्सरे, यू कैन डू दैट। बट ये है कि अगर आप इंडिविजुअली करते हैं, जैसे आप टेररिस्ट हो, आप एक बंदे का मोबाइल फोन ले लिया, उसमें एक्सप्लोसिव डाल के, वो ये तो 100% हो सकता है। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, जो मैसिव अटैक्स है, ये एक या इंडिविजुअल या एक छोटी सी ग्रुप से नहीं हो पाता है अभी, एज ऑफ नाउ, बिकॉज देयर इज अ
मतलब ये सिस्टम को इन्होंने मतलब दे हैव एंटर्ड द सिस्टम एंड चेंज्ड इट। आई मीन इट इज अ स्टेट ऑपरेशन। जैसे मैंने कहा 4 स्टेजेस है। इन्होंने फर्स्ट कंपनी को इन्फिल्ट्रेट किया, फिर ये पता किया कि किसके पास, थोड़े दिन वेट किया, हमास लीडर्स को आइडेंटिफाई किया, उनके पास पेजेस पहुंच गए, एक साथ साइमल्टेनियसली इट हैज एक्सप्लोडेड। दैट मीन रेडियो सिग्नल। ठीक है। सो ये जो आप दिखा रहे जरूर, मतलब जैसे मैंने कहा, आपके जो से माई कॉम्पैक्ट कैन बी मेड इनटू एन एक्सप्लोसिव डिवाइस, कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये जो आपके सवाल ये थे कि कल ये अगर बॉम्ब या एयरप्लेन में लार्ज स्केल अटैक्स हो सकता है, नहीं। इंडिविजुअल अटैक्स यस, बिकॉज ये PTN को इसको एक्सरे मशीन में दिखाना वो नहीं दिखेगा। राइट, ये तो हुआ एक्सरे मशीन। मैं वही अंकुर से पूछना चाह रहा था, अगर अंकुर का ऑडियो आ गया है तो एक बार अंकुर का रिएक्शन। अंकुर क्या ये आइडेंटिफाई नहीं होगा एक्सरे मशीन में? अगर हम इस तरह का एक्सप्लोसिव लेके जाएंगे तो यू कांट टेक द एक्सप्लोसिव इनसाइड। RDX cannot be an RDX cannot be detected mostly in an X-ray machine. Okay, there is a device called as MO8 जो बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड जो होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो MO8 जो होता है उसमें स्निफिंग की कैपेबिलिटी होती है, जिसको RDX या कुछ एक्सप्लोसिव। जहांगीर साहब, ये बिल्कुल अलग लेवल पर लड़ाई चली गई है। मैं आपसे इतनी बार बात कर चुका हूँ इस शो के दौरान कि कब शांति होगी, कब युद्ध खत्म होगा, लेकिन देखिए ना, इतना अरसा हो गया और चीज़ें नए कॉम्प्लिकेशंस होते जा रहे हैं। नई टेरिटरी में इजराइल का चला गया है, कभी हूती था, तब हिजबुल्लाह है, अब लेबनान है, पहले हमास था। ये इस सिचुएशन को आप कैसे आंक रहे हैं? कहाँ जा रही है लड़ाई है ये? देखिए, ये बिना मकसद की लड़ाई तो नहीं है। इजराइल के नेताओं के लिए ये जरूरी है कि लड़ाई जारी रहे, नेतन्याहू के लिए। पर हिजबुल्लाह ने जो पिछले साल भर से रणनीति अपना रखी थी, अब उसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बेरूत के अंदर इजरायली एयरफोर्स का सीधा अटैक हुआ है और बेरूत के अंदर एक बहुत बड़े सीनियर कमांडर को मारा गया है। कल रात 100 के करीब ठिकानों पे इजराइल की एयरफोर्स ने लेबनान की टेरिटरी में जाके अटैक किया है। इजराइल की दरअसल मुश्किल हिजबुल्लाह के साथ ये थी कि हिजबुल्लाह अपनी रॉकेट की बमबारी को रोक नहीं रहा था। हिजबुल्लाह ये माने हुए था कि इजराइल गाजा की हारी हुई लड़ाई में इतना उलझा रहेगा कि वो नॉर्थ की तरफ एक अग्रेसिव रुख ले नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से इजराइल के अंदर भी बिल्कुल डिसाइसिव डिसीजन हो गया है कि नॉर्थ में लड़ाई लड़ी जाएगी। राइट। तो हिजबुल्लाह के 5000 के करीब जब पेजर और वॉकी टॉकीज अटैक हुए तो आपको पता, बड़ा अचरज होगा, ईरान के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं ऑफिशियल लेबनान में, उनके पास भी एक पेजर था। हाँ बिल्कुल, हिजबुल्लाह का पेजर उनके पास था। उन्होंने अपनी एक आंख गंवा ली है और दूसरी आंख की सलामती की कोई खबर अभी तक है नहीं। कहने का मतलब ये है कि इजराइल का अब पूरे तौर पे हिजबुल्लाह के सीनियर और फुट सोल्जर्स पे अटैक करने का मकसद ये है कि हिजबुल्लाह के ऊपर एक डिसाइसिव कार्रवाई होगी और ये लड़ाई अब चलेगी लेबनान के साथ आने वाले 2-3 सप्ताह। मैं आप तीनों का, अंकुर, प्रोफेसर जहांगीर और तारा मैम, शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर खतरा जो है वो बढ़ा हुआ है और उस खतरे के बीच में अगर हम सब लोग रह रहे हैं आज की डेट में और सबके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हाथों में है तो चिंता की लकीरें तो ज़रूर आपकी पेशानी पर पड़नी चाहिए। पता नहीं कब क्या हो जाए, कौन मुल्क ही पूरी की पूरी तरीके से सिस्टम को ब्रीच कर आपके गैजेट को उड़ाने की कोशिश कर सकता है। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें जारी है, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। श्रीलंका में कल चुनाव है, मुकाबला तिकोना माना जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे के अलावा श्रीलंकाई संसद में नेता विपक्ष सजित प्रेमदासा और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके रेस में हैं। दिसानायके चीन समर्थक माने जाते हैं। रेस में पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे भी हैं। लेकिन श्रीलंका में 2 साल पहले का आर्थिक संकट अब भी लोगों के जहन में है और यही वजह है कि पिछले 2 दशक से देश का सबसे बड़ा परिवार राजपक्षे रेस से बाहर होता इस वक्त दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी की टीम इस चुनाव को कवर करने के लिए श्रीलंका में है।
हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी की ये रिपोर्ट देखिए। श्रीलंका वासी जनतावट में कोलंबो की सड़क पर ऑटो वाले भी श्रीलंका में बदलाव की हवा महसूस कर रहे हैं। एनडीटीवी में हमारी सहयोगी गौरी द्विवेदी ने एक ऑटो वाले से बात भी की। This time, people selection. Yeah. The people selection new party. New party Anura Kumara Dissanayake. So AKD is the party that is coming? Yes, coming 100% sure. 21 सितंबर के मतदान के लिए श्रीलंका में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मुकाबला तिकोना माना जा रहा है। मौजूदा राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा और पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके दौड़ में हैं। हालांकि इसका एक छोटा सा चौथा कोण भी है। नमल राजपक्षे उम्मीदवार हैं, लेकिन कम लोगों को उम्मीद है कि वो जीतेंगे। ये आम राय है कि मुकाबले में वो पीछे हैं। विपक्ष के नेता सजित प्रेमदास जी, जो पूर्व राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास जी के बेटा हैं, तो वे भी जातिक समग्र जन बलवेग एसजेबी पार्टी से इस चुनाव के मैदान में हैं और वे सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ मार्क्सवादी नेता जातिक जनबलवेगे एनएनपी पार्टी के अनुरा कुमार दिसानायक जी भी इस चुनाव के मैदान में काफी आगे दिख रहे हैं और सजित प्रेमदास जी और अनुरा जी दोनों के बीच में कड़ी टक्कर का मुकाबला है। इन चुनावों पर 2 साल पहले के आर्थिक संकट की भी छाया है और भ्रष्टाचार का गुस्सा भी। All party corruption, AKD party no corruption, very good gentleman. एनडीटीवी ने अलग-अलग नेताओं से बात की जिनका दावा है कि वो जीत रहे हैं। That will bring prosperity to the people. सवाल ये है कि अगली सरकार के भारत के साथ कैसे रिश्ते होंगे। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।